दोस्तों, अपना जो प्रकरण है वो क्रिया चल रहा था। क्रिया के अंदर हमने क्रिया के भेद पढ़े थे, जिनमें से पहला भेद जो था कर्म के आधार पर वो पूरा कंप्लीट हो गया था, और दूसरा भेद चल रहा था रचना या प्रयोग के आधार पर। रचना या प्रयोग के आधार पर हमने क्रिया पढ़ी थी, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक और नामधातु क्रिया। देखिए, लेकिन अभी इसमें इसी क्रम में थोड़ी क्रिया वो है, तो वो और हम देख लेते हैं। अब देखो, नेक्स्ट जो क्रिया आपकी आएगी वो आएगी संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो वे क्रियाएं जिनका निर्माण दो भिन्न क्रियाओं के योग से होता है। वे क्रियाएं जिनका निर्माण दो भिन्न क्रियाओं के योग से हो, संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब संयुक्त क्रिया जो होती है, उन वाक्यों में आरंभ का भाव होता है, अवकाश का भाव होता है, समाप्ति, अभ्यास, निरंतरता, नित्यता, शक्ति प्रदर्शन, व्यवस्था, इच्छा आदि का भाव होता है। तो जहां वाक्य में दो भिन्न क्रियाओं के योग से क्रिया बने और इन सभी शब्दों का क्या होता भाव हो, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। अब देखिए, एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि वह कौन सी क्रिया है जो कभी नकारात्मक नहीं होती? तो संयुक्त क्रिया जो है वो कभी नकारात्मक नहीं होती। यदि हम संयुक्त क्रिया को नकारात्मक में बदलेंगे तो उन वाक्यों से ये भाव खत्म हो जाएगा। देखिए, जैसे उदाहरण में देखते हैं, पानी बरसने लगा। अब यहाँ पर जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर हमें आरंभ का भाव मिल रहा है, लेकिन यदि हम इस वाक्य को नकारात्मक करेंगे तो वह हो जाएगा पानी बरसने नहीं लगा, तो इस आरंभ का भाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, मुझे घर जाने दो। तो वाक्य में दो क्रिया है, जाना और देना, और यहाँ पे अवकाश मांगा जा रहा है। फिर है मैंने पुस्तक पूरी कर ली। तो अब देखिएगा, करना और लेना, इसका भाव आ गया आपके समाप्ति का। मैं घूमने जाया करता हूं, तो जाना और करना दो क्रियाएं हो गई, और यहाँ पर अभ्यास का भाव हो गया कि भाई मुझे घूमने का अभ्यास है। ठीक है, मैं प्रतिदिन घूमने जाया करता हूं, तो यहाँ पर वाक्य में निरंतरता है कि मेरा कार्य क्या है, प्रतिदिन होता है, निरंतर रूप से ये मेरा कार्य चल रहा है। फिर हम लेते हैं एक, पहले ये वाला शब्द ले लेते हैं, सूरज पूर्व से उदित हुआ करता है। तो देखिएगा, यहाँ पर भी दो क्रियाएं, होना और करना। अब यहाँ पर क्या है, नित्यता है। अब निरंतरता और नित्यता में एक छोटा सा भेद होता है। वो क्या है कि निरंतरता जो होती है वो टूट सकती है। कि सपोज करिए आप डेली घूमने जाते हैं और कभी बरसात होगी, तो आप क्या करेंगे, आप घूमना उस दिन रहने देंगे, नेक्स्ट डे चले जाएंगे, तो वहां पर निरंतरता टूट जाती है। लेकिन ये जो नित्यता है, ये चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, नित्यता कभी भी नहीं टूटती। तो सूरज पूर्व से उदित होगा तो वो होगा ही, तो ये नित्यता का भाव हो गया। फिर ये देखिएगा, मैं तुझे देख लूंगा, तो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन का भाव आ रहा है, और वाक्य में दो क्रिया है, ये देखना और लेना। फिर आगे देखते हैं, गरीब की बीवी गांव की भाभी हुआ करती है। तो होना और करना, और ये व्यवस्था है उसके लिए कि गरीब की बीवी से गांव में हर कोई मजाक कर लेता है। ठीक है, तो ये उसकी क्या है, व्यवस्था है। फिर हम देखते हैं, अब कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ पर वाक्य में इच्छा का भाव हो रहा है, और दो क्रिया है, ये लेना और जाना। तो देखो, एक बार हम वापस से संयुक्त क्रिया देखते हैं कि वे क्रियाएं जिनका निर्माण दो भिन्न क्रियाओं के योग से होता है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया में आरंभ, अवकाश, समाप्ति, अभ्यास, निरंतरता, नित्यता, आपके शक्ति प्रदर्शन, व्यवस्था और इच्छा का भाव होता है। ये क्रिया जो होती है कभी भी नकारात्मक नहीं होती। ठीक है जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रिया। अब नेक्स्ट क्रिया जो है वो हम लेते हैं मूल क्रिया या धातु। देखिएगा,
मूल क्रिया या धातु। तो क्रिया जो होती है और क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। अर्थात प्रत्यय से रहित जो क्रियाएं होती है वे सभी की सभी धातु या मूल क्रिया कहलाती है। अब देखो, जैसे हमने शब्द लिया लिख, पढ़, चल, देख, रुक आदि। अब ये सभी की सभी जो क्रिया है ये धातु या मूल क्रिया है। अब देखो, मूल क्रिया के लिए कहा जाता है कि वे क्रियाएं जो सदैव आज्ञार्थक होती है मूल क्रिया होती है। जब हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे आज्ञा दी जा रही है। देखो, लिख, पढ़, चल, देख, रुक, तो इन क्रियाओं को हम आज्ञार्थक क्रिया भी कह देते हैं। तो मूल क्रिया क्या होगी? क्रिया का मूल रूप धातु या मूल क्रिया कहलाता है और ये सदैव आज्ञार्थक होती है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सहायक क्रिया। वे क्रियाएं जो वाक्य को पूर्णता देने में सहायता प्रदान करती है, या हम ऐसे कहते हैं वे क्रियाएं जो मूल क्रिया को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। देखो, जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं, राम खाना खा रहा है। तो यहां पर खाना जो है ये तो मूल क्रिया है और यहां पर जो ये रहा है शब्द है ये आपके सहायक क्रिया होगी। तो ये रहा है जो है ये इस खा जो मूल क्रिया है इसको पूरा करने में सहायता प्रदान कर रही है, इसलिए ये सहायक क्रिया कहलाती है। इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मैं बाजार जा रहा हूं। जब हमने यहां पर मूल क्रिया देखी तो मूल क्रिया को यहां पर जाना है, लेकिन यहां पर रहा हूं जो है ये वाक्य के अंदर जा जो मूल क्रिया है उसको पूरा करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो देखो, जैसे ताहे, तेहे, ताहे तेहे, रहा है, रही है, रहा था, रहा होगा, चुका है, चुका था, चुका होगा आदि। ये सभी सहायक क्रियाएं होती है। ठीक है ना? तो इसमें क्या क्या देखा हमने? ता है, ते है, रा है, रही है, रहा था, रहा होगा, चुका है, चुका था, चुका होगा आदि सभी की सभी क्रियाएं क्या है? आपके सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब होती है। देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर हम लेते हैं कृदंत क्रिया। अब देखिए, वे क्रिया शब्द जिनका निर्माण किसी क्रिया शब्द के आगे प्रत्यय लगने पर होता है तो वे कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे हमने एक शब्द लिया चल, जब इस शब्द में ना जुड़ गया तो ये हो गया आपके चलना, तो ये आपके कृदंत क्रिया है। जब हम बात करते हैं चल, हमने लिख दिया था तो शब्द हो गया चलता, तो ये भी आपके
कृदंत क्रिया होगी। ठीक है, जब हमने शब्द लिखा चल, आगे लिख दिया कर, तो शब्द क्या हो गया चल कर, तो ये भी आपके कृदंत क्रिया होगी। ठीक है, लिख प्लस ना बराबर लिखना, तो इस प्रकार ये क्रिया शब्द बनते हैं। तो कृदंत क्रिया क्या होती है, वे क्रिया शब्द जिनका निर्माण धातु या क्रिया के आगे कोई प्रत्यय लगने पर होता है, वे कृदंत क्रिया कहलाती है। वे क्रिया शब्द जिनका निर्माण धातु या क्रिया के आगे कोई प्रत्यय लगने पर होता है, तो वे आपके क्रिया शब्द कृदंत क्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके अंतिम जो है आपके वो है सजातीय क्रिया। अब देखिए सजातीय क्रिया क्या होती है, जहां वाक्य में क्रिया व कर्म दोनों का निर्माण एक ही जाति के शब्द से हो। सजातीय क्रिया क्या होती है, जहां वाक्य में क्रिया व कर्म दोनों का निर्माण समान जाति के शब्द से होता है, समान धातु से होता है, तो वहां पर सजातीय क्रिया होती है। जैसे हमने एक वाक्य लिखा राम ने रावण से लड़ाई लड़ी। अब जब हम यहां पर वाक्य में लड़ाई शब्द जो देखते हैं तो ये लड़ धातु से बना है, और जब हम लड़ी शब्द देखते हैं तो इसका निर्माण भी लड़ धातु से हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य में जो कर्म और क्रिया दोनों हैं, इन दोनों का निर्माण समान जाति के धातु शब्द से हुआ है, इसलिए यहाँ पर सजातीय क्रिया होगी। देखो जैसे श्याम ने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी, तो यहां पर भी आपके कर्म और जो क्रिया शब्द है इन दोनों का निर्माण पढ़ धातु से हुआ है, अर्थात समान धातु से हुआ है, तो ये दोनों की दोनों आपके सजातीय क्रिया कहलाएगी। अब देखिएगा, मैं एक आपको प्रश्न बताना भूल गया था कि वह कौन सी क्रिया है जो लिंग व वचन के आधार पर बदल जाती है। क्या है कि वह कौन सी क्रिया है जो लिंग व वचन के आधार पर बदल जाती है, तो वो है सहायक क्रिया। अब आप ये घर पे बदल के देखना कि किस प्रकार वो बदलती है, कि जब हम कर्ता का लिंग और वचन बदल देंगे तो सहायक क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। ये भी आपके राजस्थान के एक एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जो भी कंसेप्ट है पूरा समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कोई भी प्रश्न डालकर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाकी कल मिलते हैं।